दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं जीके के 4600 क्वेश्चन की सीरीज, जिसका ये पार्ट 2 है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एसएससी के 2020 में जितने भी पेपर्स हुए थे उसमें पूछे गए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का एक पेपर जो कि हुआ था 17 मार्च 2020 को सेकेंड शिफ्ट में। और इसके अलावा बाकी एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जेई, सीपीओ, फेजेड, दिल्ली पुलिस के भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल इस तरीके से आप 4600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे जो टीसीएस के नए पैटर्न पर आधारित हैं, तो आपकी तैयारी में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन तो कलेक्ट हो ही रहे हैं, और इसके अलावा आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा ये सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल में बना है ये लद्दाख। इसमें ज़िले हैं 2। कौन कौन से ज़िले हैं? एक तो है लेह और एक तो है कारगिल। देखिए, लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर था पहले जो राज्य, उसको तोड़ के 2 पार्ट में बनाया गया है। पहला हिस्सा इसका तोड़ा गया, इसको अपना पुराना वाला नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया? जम्मू एंड कश्मीर। इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर गर्मी में रहती है और जम्मू जो है सर्दी में रहती है। जबकि इस लद्दाख को देख रहे हैं ना, बड़ा वाला इलाका, यहाँ पर है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ पर है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर से चीन परेशान कर रहा था और इधर से पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है हमारी कश्मीर पे। तो इतने वाले हिस्से को सरकार ने अलग करके लद्दाख बना दिया है और इसकी राजधानी रखी गई है लेह। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो वहाँ मुख्यमंत्री तो रहता नहीं है। यहाँ पर जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी वो तो खत्म हो गई अब, और यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से 2 गवर्नर पहुँच गए हैं, जिनमें से जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख के गवर्नर हैं RK माथुर। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले देखते हैं पहले कितने थे जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट में टूटने से पहले। तो पहले भारत में थे 29 राज्य। 29वां राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश से टूट के बना था ये वाला तेलंगाना, इतना हिस्सा। फिर अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और 31 अक्टूबर को ये बिल पास करके इसको वैलिड कर दिया गया। तब तो एक राज्य कम हो जाता है, यानी कि 28 राज्य बचने चाहिए, और एक राज्य 2 यूटी में टूट गया तो यूटीज हो जानी चाहिए थी 9, लेकिन यहाँ पर यूटीज केवल 8 हो रही हैं। ऐसा क्यों? दरअसल कुछ समय के लिए यूटीज 9 हो गई थी, फिर बाद में हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरीज थी दमन एंड दीव, और यहाँ पर दूसरी यूनियन टेरिटरी थी गुजरात और मुंबई की सीमा पर दादरा नगर हवेली। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इनकी कैपिटल रखी गई है दमन। इसलिए यूटीज की संख्या घट के फिर से हो गई 8। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया जाता है? आप जानते हैं किसान धरना दे रहे हैं, किस बात पे दे रहे हैं? MSP को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सरकार किसानों को सिक्योरिटी देती है कि आपकी फसल को हम कम से कम इतने मूल्य पर तो खरीद ही लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है किसी चीज़ का तो उसकी वैल्यू, यानी कि उसका जो प्राइस होता है वो गिर जाता है। मान लीजिए आलू खूब पैदा हो रहा है किसी मौसम में, तो आलू 1-2 रुपए किलो ना बिकने लग जाए, इसलिए सरकार कहती है कि हम आपके आलू को कम से कम इतने रुपए में तो खरीद ही लेंगे, या हम आपके गन्ने को या आपके गेहूँ को कम से कम इतने रुपए में तो खरीद लेंगे। ये कौन तय करता है? ये तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। और भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ पर FCI का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, भारतीय खाद्य निगम। ये देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा हम कहाँ फंसते हैं इसका फुल फॉर्म बनाते समय? N से तो हम बना लेते हैं नेशनल, लेकिन बाद में फंस जाते हैं A मीन्स क्या होता है? एग्रीकल्चर। जब इसका एग्रीकल्चर है तो ये वाला एक इसके लिए है, इसमें हम हो जाते हैं कन्फ्यूज। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जो पहले 2 अक्षर हैं NA वो नेशनल के लिए हैं। फिर आप कर ले जाएंगे इसको नेशनल, B फॉर बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और लगभग 40-50 शहरों में इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। तो ये वाली जो संस्था है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? एसएससी का एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, कोई भी एसएससी का एग्जाम ये पूछ लिया जाता है, उतना ही सिंपल इसका आंसर है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पूछा था आपसे,
पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ये जो कंपनी थी बहुत ही फेमस कंपनी है, अभी भी माइक्रो प्रोसेसर बनाने में नंबर 1 है एक तरीके से। ये है इंटेल कारपोरेशन। आपने देखा होगा कोई भी आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें इंटेल का स्टिकर लगा रहता है कोने में नीले कलर का। तो इंटेल जो कंपनी है वो बनाती है माइक्रो प्रोसेसर, और इसने जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो बनाया था ये वाला, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है C4004। देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुए थे। इससे पहले जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार होने से पहले उनमें होता था आईसी चिप का यूज, जबकि जब माइक्रो प्रोसेसर आया 1971 में तो कंप्यूटर की 4th जनरेशन हो गई। उसमें क्या होता था, एक ही माइक्रो प्रोसेसर पर हजारों की संख्या में आईसी चिप लगी होती थी। इस तरीके से आईसी चिप का ज़माना जाता है और माइक्रो प्रोसेसर का ज़माना आता है, मतलब छोटे छोटे प्रोसेसर, छोटी छोटी आईसी चिप को हम इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3rd जनरेशन तो ख़त्म हो गई थी 1971 में कंप्यूटर की, और 1971 से 4th जनरेशन चालू हो गई थी। तो वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, मतलब हम लोग आजकल जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो किस जनरेशन के हैं? नेक्स्ट पूछा था आपसे, निम्नलिखित में से किसको नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अब देखिए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पूछा है यहाँ पर। भारत में 28 तो राज्य हैं, अगर हम सबके विधानसभा अध्यक्षों को याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा फिर तो। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा गया? ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक तरीके से ये करंट अफेयर्स है। पेपर हुआ था आपका मार्च में, और ये जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे झारखंड के ये बने थे जनवरी 2020 में, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो आपको सारे अध्यक्ष याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले जहाँ जहाँ का चुनाव हुआ हो उनको देख लीजिए बस। जैसे कि अभी हाल में पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे मई जून के आसपास, तो वहाँ जो भी बनते हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थी आपकी अवधि 2012 से लेके 2017 तक। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है तो आपका क्या आंसर होगा? 17 के बाद 22 तक कौन सी होनी चाहिए? 13वीं होनी चाहिए। लेकिन सही बात तो ये है कि 13वीं पंचवर्षीय योजना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सरकार ने 2017 के बाद से निर्णय लिया है कि अब हम पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उससे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फिफ्थ का मतलब है 5 साल तक। मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो 5 साल तक चला करती थी। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ये बात है कि खुद 5वीं योजना 5 साल तक नहीं चल पाई थी, वो केवल 4 साल तक चली थी, 1974 से लेकर 78 तक। तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती तो 5 साल तक थी, लेकिन वो खुद 5वें नंबर की 5 साल तक नहीं चल पाई थी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? एक टफ क्वेश्चन बन जाता है ये, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो बिल्डिंग्स बनाकर छोड़ गए थे हमने अभी तक उन्हीं को यूज किया है। कितने सालों बाद जाकर हम अब अपने लिए एक नया संसद भवन बना रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ होगा? ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। 1959 में हुआ होगा? नहीं। अगर ये पूरा हुआ होता तो राष्ट्रपति बैठते कहाँ थे इतने दिन तक? इसी तरीके से 1953 और 1949 में गलत हो जाता है, क्योंकि हाल ही में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम नई कोई बिल्डिंग बनाएं। तो एक ही ऑप्शन बचता है 1929 में, और ये ऑप्शन सही भी है। राष्ट्रपति भवन जो है पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। वायसराय का पोस्ट खत्म हो गया तो उसी में राष्ट्रपति बैठने लगे हैं। इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था 1912 से और ये 1929 में खत्म हो गया था। नेक्स्ट पूछा था दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कैश क्वेश्चन है। कैश क्वेश्चन का मतलब होता है ये आपको याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर आपको याद होंगी तो आप सही कर पाएंगे, नहीं याद होंगी तो नहीं कर पाएंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। और भी देखते हैं हम लोग, हुबली का हमने देख लिया है दक्षिण पश्चिम रेलवे। कोलकाता है पूर्व रेलवे का मुख्यालय, और सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे का है, और चेन्नई दक्षिण रेलवे का। आप लोग परेशान मत होइए, इसको हम बढ़िया से एक मैप बना के याद कर लेंगे किसी वीडियो में एक दिन। नेक्स्ट है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये भी एक कैश क्वेश्चन है। पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, फिर भी आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस देश के साथ किए थे? ये किए थे चीन के साथ। जब भारत और चीन नए नए बने थे, दोनों लोग अंग्रेजों से ही आज़ाद हुए थे, तो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे चाउ एन लाई प्रधानमंत्री। इन दोनों ने मिलकर
पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब 5 पॉइंट रखे थे आमने सामने, जो भी उनकी सुरक्षा और आर्थिक नीति को लेकर थे कि दोनों देश विकास कर सकें। ये जो संधि हुई थी ये 1954 में हुई थी, लेकिन चीन ने इस संधि को वायलेट कर दिया था। 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? इसको मैप से समझते हैं हम लोग। देखिए, भारत का जो क्षेत्र है हिमालय वाला, उसको इसमें बहने वाली नदियों के क्षेत्र के हिसाब से भी बांटा गया है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये बहती है सिंधु नदी, उसके बाद ये है सतलुज नदी, और यहाँ पर है काली नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी, और यहाँ पर दियांग नदी है। अब सिंधु और सतलुज के बीच का जो पहाड़ी इलाका है उसको जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से, और सतलुज और काली के बीच के किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड में एक जगह है कुमायूं, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या जाना जाता है? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नदियों के बेस पर भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपसे सीधा सीधा पूछा गया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पूछा था, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो बांध है बहुत स्पेशल है, पूरे भारत का सबसे लंबा बांध है। ये बना हुआ है ओडिशा में। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? देखिए, आपने सुना होगा B1, B2, B3, तो इन सब विटामिन को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें विटामिन होते हैं 8 विटामिन। कौन कौन से होते हैं सबको देखते हैं हम लोग। पहला होता है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B4 नहीं होता है, उसके बाद सीधा B5 आ जाता है, इसको कहते हैं पेंटोथोनिक एसिड। और फिर B6 नहीं होता है, B7 आ जाता है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है B9, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। और उसके बाद B12, इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। और B12 रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था, करंट का क्वेश्चन था, जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊंटों को मारने का आदेश दिया? देखिए, सूखे के कारण ऊंटों को मारने का आदेश दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके कारण बाकी सारे देशों ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत आलोचना की थी कि पानी नहीं है तो क्या आप ऊंटों को मार दीजिएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने किसी की नहीं मानी और 10,000 ऊंटों को हेलीकॉप्टर से गोली मरवा दी थी। ये कोई पहली बार नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया ने, इससे पहले भी 2013 में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही किया था। मतलब ऊंटों की जब ज़रूरत थी किसी ज़माने में, तो जहाज़ों में भर भर के अरब देशों से ऊँट मंगाए थे। लेकिन अब जब ऊँट इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर हो गए तो ऊँटों को गोली मारी जा रही है। क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तैयारी करते समय, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहले ही से सूखा पड़ा है, पहले ही से वहाँ पानी की कमी है। ऊँट पानी पी जाएंगे तो लोगों को पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। और दूसरी बात, ऊँट जब बैठते हैं तो वो जुगाली करते हैं। जुगाली करते समय उनके मुंह से निकलती है मीथेन गैस। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस होती है, और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? गर्मी को बढ़ाती है। वो जब गर्मी बढ़ेगी तो और ज़्यादा सूखा होगा, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था। खैर, जो भी हो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पूछा था, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन था। आपने सुना होगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तो सेम उसी तरीके का ये भी एक संस्था थी। भारतीय सुधार संघ जो था केशव चंद्र सेन ने बनाया था 1870 में। नेक्स्ट पूछा था, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, जो पुलेला गोपीचंद हैं वो वर्तमान में भारत की नेशनल बैडमिंटन टीम के कोच हैं, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने जो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना थी वो की थी तेलंगाना में, मतलब हैदराबाद में। नेक्स्ट पूछा था केमिस्ट्री से, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, और 25 किसका होता है? मैग्नीज का होता है। 23 वेनेडियम का, 28 होता है निकल का। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, और पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, जो अब घटकर रह गई है 6। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको कर दिया गया था आर्टिकल 300A में शिफ्ट, कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। मतलब अभी भी ये बहुत पावरफुल अधिकार है, ऐसे ही कोई आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता है।
हाँ, कानून चाहे तो अगर कोई रोड वगैरह पास कर रही है वहाँ से तो कानूनी तरीके से आपकी ज़मीन को जब्त कर सकती है, उसके बदले आपको पैसा भी मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आर्टिकल भी बार बार रिवाइज करके पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो यह आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार। नेक्स्ट पूछा था कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था। पद्मश्री मिला था इनको 1999 में। कर्णम मल्लेश्वरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला हैं, ये वेट लिफ्टर है इंडियन। यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये पहली भारत की महिला हैं जो ओलंपिक में मेडल लाई थी भारत के लिए। इससे पहले कोई महिला भारत की ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाई थी भारत के लिए। तो वैसे तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई लेडी जाके ओलंपिक में खेल रही है भारत की तरफ से और वो मेडल ला पा रही है। कब लाई थी ये मेडल? सन 2000 के ओलंपिक में लाई थी। नेक्स्ट था कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर आधारित है। तो ये जो पुस्तक है 2020 के सारे एग्जाम में इसने धूम मचाई है। कौन सी? कर्म योद्धा ग्रंथ। दरअसल ये जो किताब है वो है नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित। उनके कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं कहते हैं कि उन सब ने ही मिलकर इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जी का मान क्या है। तो जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको तो गली मोहल्ले में खेलने वाला रामलाल भी कर देगा, बशर्ते उसने एक बार स्कूल का चेहरा देख लिया होगा कि स्कूल होता कैसा है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कब कहाँ आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिवर्ष किया जाता है सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित। और 2020 का तो हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से। तो 2019 का जो विजेता था वो था दक्षिण कोरिया। सेकेंड रनर अप था भारत। और किस खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप? यह है हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट है प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होती है Ctrl+F2। और एक और ये इंपॉर्टेंट है Ctrl+F5, इससे रिफ्रेश करते हैं। और बाकी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। Ctrl+F10 है जो विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसा चौकोर सा बना रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस विंडो पे आप काम कर रहे हैं वो छोटी हो जाती है, फिर से उस पर क्लिक करेंगे तो वो बड़ी हो जाती है। और F6 का वैसे कोई खास यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट या प्रीवियस वर्कबुक पे जाने के लिए आप F6 दबा सकते हैं। नेक्स्ट है एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। एन इरा ऑफ डार्कनेस बहुत ही फेमस पुस्तक है शशि थरूर जी की। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता, यहाँ पर 2019 के बारे में पूछा गया है। अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है। तो ये जो थे ये हैं इथियोपिया के। और 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है शांति का। 2020 का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक संस्था को मिला है। कौन सी संस्था है ये है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। तो फ्रेंड इस तरीके देखें हमने इस टाइप के 25 क्वेश्चन को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। हम एक एक करके सारी सेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।